हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी सोशियोलॉजी का, जो कि समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक मैक्स वेबर का पार्ट 1 है। इससे पहले हम जो कि पीजीटी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिलेबस के अनुसार तथा राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज समाजशास्त्र प्रवक्ता की जो अभी कल ही भर्तियां आई हैं, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर जो अपलोड कर चुके हैं तथा प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें। और आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के प्रारंभिक जीवन एवं कृतियों पर चर्चा करेंगे तथा वेबर का समाजशास्त्र और वेबर का पद्धति शास्त्र तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले 9 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मैक्स वेबर का जो कि प्रारंभिक जीवन और कृतियों के बारे में। जैसे कि मैक्स वेबर, जिनका पूरा नाम मैक्समिलियन कार्ल एमिल मैक्स वेबर है, इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफुर्ट नामक स्थान पर हुआ था। और जो इनके पिता हैं एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे तथा इनकी मृत्यु की बात की जाएगी जो कि 14 जून 1920 को हुई। इनकी मृत्यु का स्थान जर्मनी और इनकी नागरिकता जर्मन थी। ठीक है, तो जो कि मैक्स वेबर के पिता एक प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, इस कारण उनके आसपास अनेक प्रमुख राजनीतिक एवं नेता आते जाते रहते थे। स्वभावतः वेबर को भी उनसे अपना संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता रहता था। इतना ही नहीं, उन राजनीतिज्ञों और नेताओं के विचारों, भावनाओं व दृष्टिकोण से भी परिचित होने का मौका मिलता रहा। और बाल्यावस्था में मैक्स वेबर जो इससे काफ़ी प्रभावित हुए। ठीक है, लेकिन वेबर जो कि बचपन में बहुत कमज़ोर थे, उन्हें 4 वर्ष की आयु में मेनिंजाइटिस हो गया था। ठीक है, और स्कूली स्तर में या स्कूली शिक्षा काल में वे बहुत ही संकोची या अंतर्मुखी प्रकृति के थे। 1882 ईस्वी में वह हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया, जो कि कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन जीवन में कुछ नवीनता लाने की इच्छा से इन्होंने सेना में भर्ती हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब ये सेना से रिहा हुए, सेना भर्ती से, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई बर्लिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1885 में कानून की पढ़ाई पूरी की। और वहीं 1891 में रोमन का कृषि संबंधी इतिहास लिखा, जिसमें इन्हें बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद ये फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हुए और 2 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय में काम करने के पश्चात सन 1896 में ये heidelberg विश्वविद्यालय चले गए। परंतु इनका बौद्धिक जीवन उनकी दीर्घकालीन बीमारी के कारण विघटित अवस्था में रहा, जो कि पहले बता चुके हैं, और जो कि सन 1920 में इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं मैक्स वेबर की कृतियों के बारे में। जैसे कि जो कि इनकी सबसे सर्वप्रमुख कृति है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905, कहीं कहीं 1906 भी दिया होगा, में प्रकाशित हुई। ठीक है, इस पुस्तक में इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के समाजशास्त्र का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। इस पुस्तक में इन्होंने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों का क्या प्रभाव पड़ा। इनके मतानुसार प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों और पूंजीवाद के विकास में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। और इन्होंने इसी में बताया है कि गैर प्रोटेस्टेंट धर्म वाले देशों में पूंजीवाद का वास्तविक विकास संभव नहीं हो सका है। वेबर ने अपने इस सिद्धांत के समर्थन के लिए कन्फ्यूशियंस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम या यहूदी, इन 6 धर्मों का अध्ययन करा है तथा जो कि इनका धर्म का समाजशास्त्र है, जिसके आधार पर इन्होंने पूंजीवाद की व्याख्या की है, ये इनके जीवन काल में संपूर्ण नहीं हो सका है। लेकिन जो कि यहाँ पे इनकी जो 3 पुस्तक हैं, एक द हिंदू सोशल सिस्टम, द रिलीजन ऑफ चाइना और एनिशियंट जुडाइज्म, ये इनकी 3 पुस्तक जो कि इनके जीवन काल में इन्होंने प्रकाशित की थी। तथा जो ये इससे इन सोशियोलॉजी और द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस है, ये मैक्स वेबर के चुने गए निबंधों का संग्रह जो है इन्हीं 2 पुस्तक में है। और इकोनॉमी एंड साइंस सोसाइटी, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई,
उसके अलावा द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, द इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री और द रेटेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई। जो निबंध मैक्स वेबर ने स्वयं लिखे थे उसका संपादन टॉलकट पार्सन ने किया और वे अंग्रेजी भाषा में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई, उसमें जो है मैक्स वेबर के निबंध का प्रकाशन टॉलकट पार्सन ने किया है। अब आइए बात करते हैं वेबर के समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी ऑफ वेबर। तो जो मैक्स वेबर का समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। अर्थात मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया और अर्थपूर्ण बोध ये दो महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के साधारण बोध से संतुष्ट नहीं होता है, इनका मानना था, बल्कि यह अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। किसी भी घटना या परिस्थिति का अर्थ दो प्रकार से हो सकता है, वेबर का मानना था। एक जो कि औसत अर्थ होता है, यह अर्थ वह होता है जो साधारणतः समाज के अधिकांश लोग लगाते हैं, और दूसरा इन्होंने बताया एक यथार्थ अर्थ होता है। यह अर्थ वह होता है जो कि एक व्यक्ति परिस्थिति के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात तर्कसंगत आधार पर लगाता है। तो अगर इस अर्थ को औसत अर्थ या यथार्थ अर्थ को उदाहरण के रूप में समझें तो मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठने जा रहा है और वह अपनी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करता है कि उसे अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसकी क्रियाएं परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न पत्र, उसको बनाने वाले परीक्षक और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित होकर के उसका अनुमान लगा के वो तैयारी करता है, जो कि अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, वो ऐसे ही तैयारी करते हैं। तो ये तैयारी जो होगी ये औसत अर्थ के अंतर्गत आई। क्यों? क्योंकि सभी लोग साधारणतः ऐसा ही अनुमान लगा के तैयारी कर रहे हैं। वहीं इसके विपरीत उस परिस्थिति का यथार्थ अर्थ लगाना तब संभव होगा जब किसी विद्यार्थी को उस परीक्षा की प्रणाली, वास्तविक परीक्षक, संभावित पुस्तकें आदि के संबंध में पूर्ण जानकारी हो। परीक्षा में सफल अथवा असफल हो जाने पर विद्यार्थी अपने इस यथार्थ अर्थ का वास्तविक मूल्यांकन कर सकता है और इस यथार्थ अर्थ के आधार पर परीक्षार्थी और परीक्षक दोनों की क्रियाओं को ही ठीक उचित विवेचना की जा सकती है। तो ये होगा यथार्थ अर्थ। वहीं मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र को प्रत्येक सामाजिक घटना या क्रिया का इस प्रकार यथार्थ अर्थ खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः मैक्स वेबर का जो समाजशास्त्र है वो अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो बात की जाएगी अगर मैक्स वेबर का समाजशास्त्र कैसा है तो वो अर्थपूर्ण है। समाजशास्त्रीय पद्धति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारण को ढूंढ निकालना है, परंतु इन कारणों का पता हम तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक हमें व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध ना हो जाए। तो इसमें जो है मैक्स वेबर के अनुसार ये कहा गया है कि व्यक्ति के द्वारा की गई उस क्रिया का जो कि अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा प्रभावित व निर्धारित होती हैं, ठीक है, अर्थपूर्ण बोध करना और उस बोध के आधार पर सामाजिक कारणों को खोज निकालना समाजशास्त्रीय पद्धति का मुख्य लक्ष्य होता है। यह मैक्स वेबर का मानना था तथा मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय नियमों और प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों में भेद किया है। तो ये कई बार यूजीसी नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजशास्त्रीय नियमों और प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों में भेद किसने किया है, तो वो मैक्स वेबर ने किया है। अब जानते हैं इन्होंने ऐसी व्याख्या या भेद क्यों किया है। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत नियमों की खोज करना स्वयं एक साध्य है, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र नियमों का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार को स्पष्टता समझना और उसी के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं के अंतःसंबंध की कारण सहित खोज करना है। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत नियमों की खोज करना स्वयं एक साध्य होता है, लेकिन समाजशास्त्र में क्या होता है, जो भी उद्देश्य होते हैं उन्हें सामाजिक व्यवहार के आधार पर स्पष्ट रूप से समझना और अंतःसंबंधों सहित कार्य कारण सहित खोज करना है। ठीक है, और इन्होंने जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ये सदैव ही प्रयत्नशील और जागरूक रहे हैं तथा इनका जो दृढ़ विश्वास है कि समाजशास्त्र या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान को विज्ञान बनाना है तो उसमें दृढ़तापूर्वक ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अपने अध्ययन को क्या है तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा इन्होंने बात की कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि सामाजिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों में
पाई जाने वाली घटनाओं के क्रम और उनकी क्रियाशीलता तथा परिणामों में कारण सही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इन्होंने बताया ये 3 चीज़ें कि ये चीज़ें ही समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती हैं या सामाजिक विज्ञान बनाने पर बल देती हैं। तो ये था वेबर का समाजशास्त्र। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब वेबर का पद्धतिशास्त्र तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय। तो वेबर का मेथोडोलॉजी या वैल्यू जजमेंट क्या है, इसमें क्या बात की गई है, तो इसको जानते हैं। जैसे कि पार्सन्स ने पहले ही लिखा है कि मैक्स वेबर का जो पद्धतिशास्त्र के प्रति है बहुत गहरी अंतर्दृष्टि रही है, लेकिन पद्धतिशास्त्र का संबंध क्या होता है पहले जानते हैं। तो ज्ञान की रचना से नहीं होता है, अपितु इसमें उस कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा प्रत्योग और तार्किक ज्ञान तथा शोध विधियों का निर्माण हो सके, उसे पद्धतिशास्त्र कहेंगे। ठीक है, तो वेबर ने जिस प्रकार तुलनात्मक पद्धति, तो वेबर ने किस पद्धति का प्रयोग किया है, तो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, या आदर्श प्रारूप टाइपों को उन्होंने अपनाया है। तो इसको आगे आदर्श प्रारूप की अवधारणा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे वेबर का पद्धतिशास्त्र या मूल्यांकनात्मक निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। तो वेबर ने जिस प्रकार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है वह प्राकृतिक विज्ञानों की प्रयोगशाला में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्यक्ष पद्धतियों के समान है। ठीक है, और इस पद्धति के विषय में वेबर ने लिखा है कि उन्होंने समाजशास्त्र में इसके प्रयोग पर इतना बल दिया है कि उनका विश्वास है कि सब कुछ का अध्ययन करना मतलब कुछ नहीं का अध्ययन करना। ये इनका मानना था कि अगर जो बोलता है मैं सब कुछ का अध्ययन करता हूँ तो वो मतलब कुछ नहीं का अध्ययन करता। अर्थात इनके अनुसार कहा जाए कि जो यह सोचता है कि वह समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन कर लेगा वह वास्तव में कुछ नहीं का अध्ययन कर सकता है। इसका कारण यह भी है कि सब कुछ का अध्ययन करके वह जो कुछ भी प्रस्तुत करेगा उसमें कुछ वैज्ञानिक या यथार्थता नहीं हो सकती है, ये इनका मानना था। और इसी आवश्यकता पर की बात करते हुए सामाजिक घटनाओं में से कुछ ऐसे आदर्श स्वरूपों या टाइपों को छांट लिया जाता है जिसका अध्ययन में संपूर्ण घटना के संबंध में यथार्थता व वास्तविकता की ज्ञान प्राप्त हो। तो इनका ये कहना था कि सब कुछ मतलब कोई भी पूरी चीज़ों को अध्ययन नहीं कर सकता है, अगर वो अध्ययन करता भी है तो उसमें वैज्ञानिकता या यथार्थता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि अगर हमें किसी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है तो उसके कुछ आदर्श स्वरूपों या टाइपों को छांट लेना चाहिए और उसी के आधार पर संपूर्ण घटना को देखना चाहिए, जिससे वैज्ञानिकता ज़्यादा प्राप्त हो सकेगी, ये वास्तविक ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो सकेगा। वेबर के अनुसार आदर्श स्वरूपों को स्वीकार करने का तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि हमारा अध्ययन भी आदर्शात्मक होगा और हमारा निष्कर्ष मूल्यांकनात्मक निर्णयों पर आधारित होगा। ये इनका बिल्कुल नहीं मानना था। वेबर अपने पद्धतिशास्त्र को मूल्यांकनात्मक निर्णयों से बहुत दूर रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो भी पद्धतिशास्त्र है उसको मूल्यांकन निर्णयों से दूर रखा है। इनका कथन है कि जैसे कि समाजशास्त्री को मूल्यांकन निर्णयों को नहीं अपितु सर्वत्र सत्य वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। मूल्यांकनात्मक निर्णय पर आस्था रखने वाले समाजशास्त्री अपने विज्ञान को वैज्ञानिक स्तर से नीचा गिरा देते हैं, परंतु इनका यह तात्पर्य नहीं है कि मूल्यांकनात्मक क्रियाओं का अध्ययन ना किया जाए। ऐसा करने से मानवीय क्रियाओं, जो कि समाजशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है, का एक भाग समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। तो ये नहीं कहते थे कि मूल्यांकन निर्णय या मूल्यांकनात्मक क्रियाओं का अध्ययन ना किया जाए, वो किया जाए क्योंकि वो अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है। वास्तव में मूल्यांकनात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन समाजशास्त्र करेगा, परंतु करेगा मूल्यांकनात्मक पद्धति या मूल्यांकनात्मक निर्णयों से बहुत दूर रखते हुए। ये इनका मानना था कि इन क्रियाओं का अध्ययन जरूर करेगा लेकिन मूल्यांकनात्मक पद्धति या मूल्यांकनात्मक निर्णयों से इसे दूर रखने का प्रयत्न करेगा। मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रखते हुए वैज्ञानिक विश्लेषण करने का एक सामान्य वैज्ञानिक तरीका या उपाय यह है कि समाजशास्त्री केवल क्या है के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखे, क्या होना चाहिए की ओर अग्रसर ना हो, तभी वो अपने आप को मूल्यांकनात्मक निर्णय से दूर रख सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक घटना जिस रूप में वास्तविक है उसी रूप में उसका यथार्थ अध्ययन व विश्लेषण किया जाए, ना कि इस विषय कि वह अध्ययन अच्छी है या बुरी है, उचित है या अनुचित है, या अगर ऐसा होता है तो अच्छा होता, अच्छे बुरे उचित अनुचित ऐसा होता तो अच्छा होता आदि का विश्लेषण करके अगर हम मूल्यांकनात्मक निर्णयों तक पहुंच सकते हैं तो मतलब ये कहा जाएगा कि हम वैज्ञानिक या
सत्य या यथार्थता तक नहीं पहुंच सकते हैं अगर इन सब चीज़ों को शामिल करके हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण या अध्ययन कर रहे हैं। और इसी संबंध में बोगार्डस ने भी लिखा है कि पद्धति शास्त्र को मैक्स वेबर की देन या थी कि उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में अंतर किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय इन दोनों पद्धतियों को कभी भी मिलने नहीं देना चाहिए और उन्होंने अपने तरीके से समाजशास्त्र को एक विज्ञान के विकास के लिए एक नींव डाली है। तो इनका जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने जिन पद्धति का प्रयोग किया है उसके लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताया है कि महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया है कि सामाजिक संबंधों के ऐतिहासिक उद्विकास के विशिष्ट तथा विभेदक पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया सामाजिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों तथा कार्यों के अंतर्निहित कारणों का निर्धारण किया जाना चाहिए। और तीसरा इन्होंने बताया विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया की व्याख्या प्रस्तुत की जा सके तथा समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र की सार्थकता इसी में निहित है। इस बात का वेबर को जो आदर्श स्वरूप है उसके आधार पर आधारशिला रखनी चाहिए। तो ये बात कही थी मैक्स वेबर ने अपने आदर्श स्वरूपों के आधार पे कि हम किस तरह किसी भी पद्धति शास्त्र का प्रयोग करके, तो इनका अगर पद्धति शास्त्र की बात की जाएगी तो तुलनात्मक पद्धति और आदर्श स्वरूपों का प्रयोग करके इन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। आई होप आपको हमारा लाया हुआ लेक्चर्स पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।